कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हमने हिंदी व्याकरण का जो अध्याय 15 था यानी कि 15 का विशेषण वो पूरा कर लिया है और आपने उसके प्रश्नोत्तर और उसका जो बुक वर्क था वो PDF मैंने जो ऐप पर छोड़ दी थी SDSS ऐप पर वो देकर पूरा कर लिया होगा। और जो आज हम करेंगे वो है हमारा अध्याय 16 यानी कि 16वां क्रिया। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे वो है अध्याय हमारा है क्रिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण। ठीक है, उदाहरण और साथ में ही धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, अब इसमें क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण, धातु की परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं, हम सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ ली। मान लीजिए परिभाषा लिखेंगे हम पहले, परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से क्या तात्पर्य है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ में हम क्रिया का काम ले सकते हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम करना। और परिभाषा जैसे हम लेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा लिखिए तो किसी भी काम के या किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। या जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने या होने का बोध हो, हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया के जैसे उदाहरण हम लेंगे कि जैसे चलना, पढ़ना, खाना, रोना, काफी ऐसे शब्द होते हैं जो यानी कि वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है, कि जो भी वाक्य होता है वो क्रिया के द्वारा ही पूरा होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है। ठीक है, चाहे वो अकर्मक हो चाहे वो सकर्मक हो। ठीक है, तो क्रिया होती है। तो ये तो थी क्रिया की परिभाषा। ठीक है, अब हम क्रिया की परिभाषा हो गई और क्रिया के उदाहरण हो गए। ये तो साधारण रूप से हमने पढ़ ली, इसमें दोनों मिक्स है सभी उदाहरण, खाना पीना जो भी है। अब हम लेंगे कि क्रिया के भेद। तो बेटा सबसे पहले हम क्रिया के जैसे भेद हैं, तो क्रिया के भेद में क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है। क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है। पहली है, पहला जो आधार है कर्म के आधार, कर्म के आधार पर।
ठीक है। दूसरी है प्रयोग या संरचना के आधार, प्रयोग या संरचना के आधार पर। ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। वैसे हमने धातु की भी परिभाषा साथ साथ पढ़ लेनी है कि धातु किसे कहते हैं और धातु के उदाहरण। ठीक है। तो हम इससे पहले थोड़ा धातु के बारे में भी जान लें तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि क्रिया किससे बनी है, क्रिया किससे बनती है। यानी कि सबसे पहले धातु की अगर परिभाषा लें तो जो धातु है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। अब मूल रूप कौन से होते हैं, जैसे जो शब्द होते हैं धातु शब्द जो होते हैं जैसे खा, पी, रो, चल, पढ़, ठीक है, लिख, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो धातु के होते हैं। ठीक है। ये धातु शब्द होते हैं और धातु शब्दों से ही क्रिया शब्द बनते हैं और उन्हीं क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। ठीक है। तो जैसे खा से खाना, पी से पीना, ठीक है, ना प्रत्यय लगकर ये धातु शब्द है, ये बन जाते हैं, ये क्रिया शब्द बन जाते हैं। रो से रोना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना और लिख से लिखना। ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं इन धातु शब्दों से ये क्रिया शब्द बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे धातु थे। तो मैं धातु की भी परिभाषा बता दी मैंने और धातु के ये उदाहरण बता दिए और ये धातु शब्दों से ही क्रिया शब्द बने हुए हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, होती है। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक और अकर्मक, देखो स का मतलब होता है या सहित या समाहित, ठीक है, अ का मतलब होता है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ अगर सकर्मक यानी कि जिन क्रिया शब्दों के साथ, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म की अपेक्षा होती है या जिन क्रिया शब्दों में कर्म पाया जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों, बेटा अगर ये परिभाषा वगैरह आप नोट करना चाहें तो नोट कर भी सकते हैं, इसके बावजूद आपके पास पीडीएफ के तौर पर ऐप पर भी मिलेंगे। ठीक है। अगर नोट करना चाहें तो, लेकिन ध्यान से आप समझ लेंगे। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो या कर्म की अपेक्षा हो, कर्म पाया जाए, ठीक है, वहां सकर्मक, वहां सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे 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 राम या जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। राधा पुस्तक पढ़ रही है तो देखो क्रिया सभी में है, सभी प्रत्येक वाक्य में होती है क्रिया। परिभाषा और भी होती है जैसे इस तरह से कि जब
क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, जिसमें कर्म पर क्रिया का सीधा फल है वो कर्म पर पड़े तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा है वो यहाँ देखो कर्ता हो गया, ठीक है, और पुस्तक है वो यहाँ वो क्या पढ़ रही है वहां पे, और पढ़ना हो गया क्रिया, ठीक है, पढ़ना क्रिया हो गया। तो यहाँ कर्ता कर्म और क्रिया, तो क्रिया का सीधा फल है वो कर्ता पर नहीं बल्कि किस पर, कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला जैसे ये लगा लें कि सकर्मक क्रिया में राम फल खा रहा है, राधा पानी पी रही है, राधा फल खा रही है, खाना खा रही है, ठीक है, पुस्तक पढ़ रही है। तो इस तरह से राजू विद्यालय जा रहा है, इस तरह से जो होंगे वो हमारा कर्म सकर्मक क्रिया में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सकर्मक क्रिया। अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अब देखिए अकर्मक का अर्थ मैंने बताया था आपको कि अ का अर्थ यहाँ निषेध या नहीं से संबंधित है, कि जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं पाया जाता है, कि जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक के उदाहरण जैसे नीचे बना लेगी, राधा पढ़ रही है, ठीक है, राधा पढ़ रही है, राधा खा रही है, नाच रही है, रो रही है, चल रही है, दौड़ रही है। इस तरह के जो वाक्य होंगे वो सारे अकर्मक क्रिया में पाए जाते हैं। कि यहाँ सिर्फ देखो, यहाँ राधा है वो कर्ता है और पढ़ना यहाँ क्रिया है, तो यहाँ कर्म कोई नहीं है, पढ़ रही है वो क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ कर्ता और क्रिया है, सीधा क्रिया का फल है वो राधा पर यानी कि कर्ता पर पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो ये थी हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। अब हम करेंगे क्रिया यानी कि प्रयोग के आधार पर। ये दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। अब प्रयोग के आधार पर पहले प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषा यानी कैसे पहचान पाएंगे कि यहाँ सामान्य क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अब सामान्य क्रिया में जिन वाक्यों में, ठीक है, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया, ठीक है, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का, जैसे जहां एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक क्रिया का प्रयोग हो मतलब राम दौड़ा, ठीक है, खाया,
ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, मतलब एक क्रिया होती है, सिर्फ उसमें एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे राम दौड़ा, राम पढ़ा, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम खाता है, राम ने ये किया वो किया, तो सामान्य क्रिया में आ जाता है कि वो एक सामान्य सी क्रिया है। सिर्फ वो इस तरह के जो होंगे, राम चला, ठीक है, तो इस तरह के जो होंगे वो सामान्य क्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त के नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से या योग से जो बनी जो क्रिया होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो धातु संयुक्त के नाम से मिली हुई, जरूर इनमें मिली हुई है, तो यहाँ जरूर दो क्रियाओं का काम होगा, ठीक है। तो हम उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि राम खाना खा चुका है, गीता दूध, गीता ने दूध पी लिया है, पी लिया, ठीक है। राधा ने खाना खा लिया है या खा चुकी है, तो यहाँ पे देखो खा, दो धातु हो गई, खा और चुप, पी और लिया, ठीक है। तो यहाँ एक क्रिया पहले हो चुकी है और दूसरी क्रिया, यानी कि ये मुख्य क्रिया से, जो मुख्य क्रिया है उससे पूरी, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से पूरी हुई है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे कि राम खाना चुका है, नहीं, यहाँ जब तक सहायक क्रिया नहीं होगी, सहायक क्रिया के बिना मुख्य क्रिया पूरी नहीं होगी, इसे हम सहायक क्रिया कह सकते हैं। ये मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया से जो मुख्य क्रिया है वो पूरी तभी होगी जब ये हम सहायक क्रिया उसमें लगाएंगे। तो ये संयुक्त हो चुकी है, दो से मिलकर, दो धातु शब्दों से, खा से खाना, चुका से चुका, चुके चुके सारा, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो हमारे संयुक्त क्रिया में माने जाएंगे। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु के नाम से ही पता है, नाम धातु की संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करके, यानी कि धातु शब्द हो गए, धातु शब्द में ना प्रत्यय लगकर जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाले के लिए संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकता है, विशेषण शब्द हो सकता है, उसके साथ ना प्रत्यय जोड़कर जिस क्रिया का प्रयोग होता है, जिस क्रिया को बनाया जाता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे खटखट है, खटखट से ना प्रत्यय लगा देंगे तो खटखटाना, खटाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपना, अपनाना, ठीक है। और इसमें हो सकता है चक्कर, खा से खाना, पहन, पहनना, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें ना प्रत्यय लगकर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। उसके बाद है, यानी कि हमें ये पता कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहां नाम धातु क्रिया बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से मतलब प्रेरणा देकर कार्य करवाए जाने वाली क्रिया, कि प्रेरणा देकर जो कार्य करवाया जाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया, ठीक है, और द्वितीय, द्वितीय
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे एक वो कर्ता स्वयं काम नहीं, अपने लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि आप ये खा लो, आप ये पी लो। जैसे मैंने कहा मोहन बिल्ली को दूध पिला रहा है। मोहन वो स्वयं अपने लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो बिल्ली को प्रेरित कर रहा है दूध पीने के लिए। राजा खरगोश को गाजर खिला रहा है। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो प्रथम प्रेरणार्थक में आएंगे। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है वो ध्यान दें हमें। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसके अंदर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरणा दे रहा है उसको करने के लिए। जैसे मोहन माली से फूल निकलवा रहा है, यानी कि फूल तोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, माली से फूल तुड़वाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो वहां अध्यापक किसको प्रेरणा दे रहा है कि आप पाठ पढ़िए, बच्चों को दे रहा है, तो वहां दूसरों को प्रेरणा दे रहा है उस काम को करवाने के लिए। ठीक है, रोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, माँ राधा से झाड़ू लगवाती है। तो इस तरह के जो वाक्य रहेंगे वो हमारे रहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर वो दूसरों को, अगर इसमें उदाहरण में पूछ लिया जाए प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों के उदाहरण दे दिए जाए और बताओ कि इसमें कौन से प्रथम के हैं कौन से द्वितीय के हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हम स्वयं अपने लिए हम वो खाने की चीज हो या कुछ भी हो, हम उस काम को नहीं करें, बल्कि हम उस दूसरों को ये काम करने के लिए हम स्वयं प्रेरित कर रहे हैं उसको। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है कि हम दूसरों से काम करवाने के लिए दूसरों का क्रिया और है और हम दूसरे को कह रहे हैं कि आप ये काम कर। ठीक है, तो इन दोनों में यही अंतर है। पूर्वकालिक क्रिया, देखो पूर्वकालिक क्रिया का होता है यहाँ जैसे मैंने प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण नहीं लिखे, तो इसमें राधा धोबी से कपड़े धुलवाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? देखो नाम से पता चला कि पूर्वकालिक, कालिक है समय से होगा, पूर्व यानी पहले, कि जिस वाक्य में एक क्रिया यानी कि दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे एक क्रिया पहले हो चुकी है और एक उसके तुरंत बाद हो रही है। ठीक है, जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। देखो यहाँ हमें सिर्फ क्रिया को पकड़ना है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। देखो यहाँ खाकर, खाना खाया क्रिया हो चुकी है और सो गया, यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं। तो एक क्रिया पहले हो चुकी है और दूसरी बाद में हो रही है, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार जैसे मैं पढ़कर खेलूंगा, यानी कि एक क्रिया पहले उसने कर ली और दूसरा वो खेलने का काम करेगा। मैं दौड़कर वहां पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद शेर को देखकर, बच्चा शेर को देखकर भाग गया। देखा उसने, पहले एक क्रिया वहां हो गई और दूसरी है वो भागना, तो यहाँ भी दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो ये थी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा है क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और उनके भी भेदों के भेद। ठीक है, जैसे कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर भेद पढ़े, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। हमने उनकी परिभाषा, उनके भेद और उनके उदाहरण पढ़े हैं। ठीक है, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़े। तो ये अध्याय का ये हमारा पूरा हो चुका है और इससे संबंधित जो बेटा इसका बुक वर्क है और इसकी जो
क्वेश्चन जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आप SDSS ऐप पर से देखकर अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और अच्छे से सभी अपना कार्य को पूरा करें बेटा। धन्यवाद।